प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 सप्ताह 10 उपविषय पाठ 9 बदलते परिवार को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बदलते समय के साथ हमारे परिवारों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, परंतु परिवार की आवश्यकता सब लोगों को होती है। परिवार हमें प्यार, देखभाल, सुरक्षा व साथ देता है। आप सब अपने परिवार के सदस्यों का एक परिवार वृक्ष बनाइए। तो इसमें बेटा आप लोगों को क्या करना है, अपने फैमिली में, अपने परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एक एक फ़ोटो लेनी है। और फ़ोटो लेने के बाद क्या करना है, अपनी नोटबुक में आप लोग एक ट्री ड्रॉ करेंगे, एक पेड़ बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पेड़ बना रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों को एक पेड़ बनाना है। और उस पेड़ में क्या करना है बेटा, उस पेड़ में अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो चिपकानी है। इस प्रकार से आप, जैसे मैंने इस वाले तस्वीर में दिखाया गया है, यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो चिपकाओगे तो ये आपका फैमिली ट्री बन जाएगा, परिवार वृक्ष बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सभी को ऐसे ही करना है। एक पेड़ जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसमें अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो चिपकानी है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न चित्रों को देखिए व उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बेटा आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये पहला चित्र है जिसमें कि एक बड़ा परिवार है और इसमें बहुत सारे लोग हैं। दूसरे वाले चित्र में यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग हैं, यानी कि ये एक छोटा परिवार है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क, चित्रों में दिखाए गए परिवारों के प्रकार को पहचानिए व इनके नाम लिखिए। तो बेटा जो पहला चित्र था जिसमें बहुत सारे लोग थे, उस वाले परिवार को क्या कहते हैं? क्या आप लोगों में से किसी को पता है? चलिए, इस वाले परिवार को कहते हैं बेटा संयुक्त परिवार। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। और जो ये छोटे वाला परिवार है जिसमें सिर्फ 4 ही लोग हैं, इसको कहते हैं एकल परिवार। क्या कहते हैं बेटा? एकल परिवार। ठीक है, तो संयुक्त परिवार, इसको हम इंग्लिश में जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, एकल को, जो छोटा परिवार होता है। तो संयुक्त परिवार ये हो गया और एकल परिवार ये हो गया। संयुक्त को जॉइंट फैमिली, एकल परिवार को न्यूक्लियर फैमिली। चलिए ख पार्ट को देखते हैं। अगर भविष्य में मौका मिले तो आप किस तरह के परिवार में रहना चाहेंगे और क्यों? तो क्या आप लोग बता सकते हो आप भविष्य में किस प्रकार के परिवार में रहना चाहोगे? तो आप लोगों को ये आंसर स्वयं देना है कि अगर भविष्य में मौका मिलता है कि आपको इन दोनों प्रकार के परिवारों में से किसी एक परिवार में रहना है तो आप किस में रहोगे? तो अगर मेरी बात मैं यहाँ पर करूँ तो मैं बेटा संयुक्त परिवार में रहना चाहूँगी। कौन से परिवार में रहना चाहूँगी? संयुक्त परिवार में। क्यों रहना चाहूँगी? क्योंकि संयुक्त परिवार में लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हम लोगों को देखभाल, प्यार और स्नेह एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मिलता है। देखभाल मिलती है बड़े परिवार में, प्यार मिलता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मदद भी करते हैं आपस में। और एकल परिवार में भी ये सब चीज़ें होती है, लेकिन कंपैरिजन कम होती है, क्योंकि एकल परिवार में लोग कम होते हैं, संयुक्त परिवार में लोग ज़्यादा होते हैं। संयुक्त परिवार में लोग ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो संयुक्त परिवार में रहना चाहूँगी। आप लोग देखना, इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है कि आप एकल में रहना चाहोगे या संयुक्त में रहना चाहोगे और क्यों रहना चाहोगे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि भारत में बाल विवाह गैर कानूनी है। लड़के व लड़की की शादी की सही कानूनी उम्र बताइए। बाल विवाह क्या होता है बेटा? जब बच्चों की शादी कर दी जाती है। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग खुद बच्चे हो, अगर बच्चों की शादी कर दी जाती है उसको बाल विवाह कहते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चों की पढ़ने की उम्र है। इस उम्र में बच्चों को पढ़ना और खेलना कूदना चाहिए, ना कि शादी जैसे बंधनों में बंधना चाहिए। तो बाल विवाह भारत में गैर कानूनी है, इल्लीगल है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सज़ा भी हो सकती है। तो लड़के व लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या है? लड़के की शादी की जो उम्र है बेटा
भारत में वो है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। और लड़की की जो शादी की उम्र है, कानूनी उम्र, वो जो है 18 वर्ष है। कितनी है बेटा? 18 वर्ष। यानी कि लड़का 21 साल का होने के बाद ही शादी कर सकता है और लड़की जो है वो 18 साल की होने के बाद ही शादी कर सकती है। अगर इससे कम उम्र में दोनों की शादी की जाती है वो गैर कानूनी है, उनको सज़ा भी हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मान लीजिए आपके पिताजी का अपने ऑफिस के कार्य की वजह से दूसरे शहर में स्थानांतरण हो गया है। आपके हिसाब से स्थानांतरण की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें बदल जाएगी? निम्नलिखित में से छांट कर लिखिए। तो मान लो बेटा आपके पापा है, वो नौकरी करते हैं, लेकिन उनका तबादला या फिर ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया है। तो अब आप लोगों को बताना है, जब आप अपने पापा के साथ दूसरे शहर में जाओगे तो वहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ें बदल जाएगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है। जैसे पहला है घर। क्या आप लोगों का घर बदल जाएगा? सोचिए। हाँ, बिल्कुल बदल जाएगा। पहले हम दूसरे घर में रहते थे, जब हम नए शहर में जाएंगे तो हमारा घर भी बदल जाएगा। तो ये ठीक है। नंबर 2 है पिता। क्या आपके पिता बदल जाएंगे? नहीं, पिता तो वही रहेंगे। पिता कैसे बदल सकते हैं? तो ये क्रॉस आएगा। भाई का स्कूल। क्या भाई का स्कूल बदल जाएगा? सोचिए। हाँ, बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि भाई एक शहर में किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था, अब हम दूसरे शहर में जाएंगे तो वो किसी दूसरे स्कूल में जाएगा। अब है पड़ोसी। क्या आपके पड़ोसी बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे। जब शहर ही बदल गया है तो लोग भी बदलेंगे। पुराने शहर में जो पहला शहर था वहाँ पे आपके पड़ोसी कोई और थे, जब आप नए शहर में जाओगे वहाँ पे आपको नए पड़ोसी मिलेंगे। खाना। क्या आपका खाना बदल जाएगा? खाने में बेटा आपका खाना बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। मान लो कि किसी बहुत ही दूसरी जगह पे तबादला हो गया। मान लो जैसे कि अभी हम उत्तरी भारत में हैं, मान लो आपके पापा का तबादला किसी दक्षिणी भारत के किसी शहर में हो जाता है। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश के किसी शहर में हो जाता है। वहाँ पे भी वैसे तो वही वाला खाना मिल जाता है जैसा कि हम यहाँ खाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी अपना दक्षिणी भारत का खाना अलग है। इडली, डोसा, चावल वगैरह चलते हैं। जैसे कि हमारा उत्तरी भारत है, यहाँ पे चावल और रोटी ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन दक्षिणी भारत में इडली, डोसा या चावल ज़्यादा खाई जाती है, रोटी नहीं खाई जा सकती। तो ये डिपेंड करता है, खाना बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। मौसम भी बदल सकता है बेटा, ये भी जगह पर डिपेंड करता है। मान लो जैसे कि अभी हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, इस टाइम पे दिल्ली में गर्मी का मौसम चल रहा है। मान लो हमारे पापा का जो तबादला है या आपके पापा का जो तबादला है वो कुल्लू मनाली में, जम्मू कश्मीर में या फिर शिमला में हो गया। वहाँ तो ठंड होती है, तो मौसम भी बदल गया। यहाँ पे गर्मी थी, वहाँ पे ठंड हो गई। या फिर मान लो हमारे पापा का तबादला पूर्वी क्षेत्रों में हो गया, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, मेघालय की तरफ, तो वहाँ पे भी जाते हैं तो मौसम बदल जाएगा। तो अगली है माँ। क्या आपकी माँ बदल जाएगी? नहीं, माँ तो नहीं बदलेगी, माँ तो वही रहेगी। दोस्त बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे। पुराने शहर में हमारे दोस्त दूसरे थे, नए शहर में जाएंगे वहाँ पे हमारे नए दोस्त बनेंगे। खेल का मैदान भी बदल जाएगा, क्योंकि खेल का मैदान तो आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते ना। तो आप पुराने शहर में रहते थे, जब आपका दूसरा खेल का मैदान होगा, नए शहर में जाओगे तो आपके खेल का मैदान बदल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। इस वाले चित्र को बेटा आप लोग ध्यान से देखिए। इस वाले चित्र में 4 चित्र हैं, एक ही चित्र में 4 चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पे किसी एक लड़की की शादी होती है, उसको एक छोटी लड़की देख रही है। दूसरी वाली तस्वीर में भी वही चीज़ें दिखाई गई हैं। वो एक दुल्हन बैठी हुई है और एक लेडी उसके साथ में है और एक लड़की दिखाई गई है। तीसरी वाली तस्वीर में भी उसको अंदर आने से रोका जा रहा है और चौथी तस्वीर में एक औरत के साथ 3 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये इस चित्र में बेटा आप क्या देख रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं? इस चित्र में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, इस चित्र में आप लोग क्या देख रहे हैं। तो आप पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए, फिर आपको इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे कि मैंने बोल के बताया वो सब आपको यहाँ पे लिखना है कि इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक लड़की शादी होके दूसरे घर में आई है और
के साथ मतलब उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो अगले प्रश्न में हम देखेंगे। तो यही आपको लिखना है। इस चित्र में एक शादी का दृश्य है जो कि एक लड़की शादी करके नए घर में आती हैं। तो चलिए हम ख पाठ को देखते हैं। शादी के बाद क्या क्या बदल जाता है, निम्न शब्दों में से छांट कर लिखिए। तो हमें बताना है कि शादी के बाद क्या बदल जाता है। भोजन बदल जाता है। यही चीज़ है बेटा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि अगर जगह बदल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाते हैं तो भोजन बदलेगा, अन्यथा भोजन नहीं बदलता है। घर, क्या घर बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा घर। माँ बदल जाएगी? नहीं, माँ तो नहीं बदलेगी, माँ तो हमारी वही रहेगी, सेम वही रहेगी ना, तो माँ नहीं बदलेगी। पिता, हाँ लेकिन ये है कि हमें एक दूसरी माँ भी मिल जाएगी वहाँ पे। लड़की की शादी के बाद एक माँ उसके मायके में होगी, एक माँ ससुराल में, तो 2 माँ हो जाएंगी। पिता, क्या पिता बदल जाएंगे? वही बात आ गई, पिता वैसे तो नहीं बदलेंगे जो हमारे असली पिता होंगे, लेकिन हाँ हमें दूसरे पिता भी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार ज़रूर बदल जाएंगे। स्कूल बदल जाता है शादी के बाद? बिल्कुल बदलेगा। कपड़े, हाँ बहुत सारे केसेस में देखते हैं हम कपड़े बदल भी जाते हैं और नहीं भी, वैसे कपड़े बदल ही जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो कपड़े भी बदल जाते हैं। चलिए बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आसपास देखिए और बताइए। इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में विद्यालय छोड़ दिया है? तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको स्वयं करना है कि आप लोग अपने आसपास पता करेंगे कि क्या आपके आसपास में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है, जो स्कूल अब नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर है तो यहाँ आप उनके नाम लिखेंगे कि वो कौन कौन से बच्चे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वे विद्यालय कब से नहीं जा रहे हैं? तो आप लोगों को उन बच्चों से बात करनी है और पूछना है कि वे विद्यालय कब से नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे वो तारीख या वो महीना भी आपको लिखना है कि वो बच्चा इस दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। चलिए तीसरा प्रश्न है, वे बच्चे कहाँ रहते हैं? तो वो बच्चे आपके पड़ोस में भी रह सकते हैं या थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। आप उनसे पूछना कि वो विद्यालय क्यों नहीं जा रहे, क्या पता वो लोग गाँव चले गए हो अपने, जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, वो अपने गांव में चले गए इसलिए वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कारण भी आपको जानना है उनका और लिखना है कि वो बच्चे अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, वो गांव में रह रहे हैं या फिर यहीं रह रहे हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ लिखनी है। चौथा प्रश्न है, उनके विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होगा? तो ये भी आपको उनसे बात करनी है और उनसे पता करना है कि उन लोगों ने विद्यालय क्यों छोड़ दिया। बहुत सारों का तो कारण ये भी हो सकता है कि कोरोना महामारी आ गई थी तो वो लोग शहर छोड़कर गांव में चले गए थे अपने, इसलिए उनका विद्यालय छूट गया है, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, कोई पारिवारिक समस्या भी उनको हो सकती है। तो आप उस कारण का पता लगाकर यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 7, बदलाव जीवन का अभिन्न अंग है। अपने जीवन में आए किसी भी बदलाव के कारण अपने जीवन का एक अच्छा संस्मरण याद लिखिए और एक ऐसा संस्मरण लिखिए जिसमें आपको अच्छा नहीं लगा। तो ये भी चीज़ आपको खुद से ही लिखनी है। यहाँ पे आपको अपने जीवन का एक अच्छा संस्मरण लिखना है जिसमें कि यानी कि आपके जीवन में क्या बदलाव हुए थे। एक मतलब अच्छी मेमोरी आपको लिखनी है, एक अच्छी याद आपको लिखनी है। ठीक है बेटा। और एक आपको लिखनी है जो आपको अच्छा नहीं लगा। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को स्वयं करना है, यानी कि अपने पुराने पास्ट में, अतीत में जाकर याद कीजिए कि मैंने ये चीज़ की थी तो ये मेरे को अच्छी लगी थी, मैंने ये वाली चीज़ करी तो ये मेरे को अच्छी नहीं लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल 3 Rs, रिसाइकिल, पुनःचक्रण। पुनःचक्रण अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। पुनःचक्रण क्या है बेटा? रिसाइकिल क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार की वस्तुएं होती है, जो हमारे काम नहीं आने वाली चीज़ें होती हैं, उनको पुनः उपयोग योग्य सामग्री यानी कि ऐसी वाली सामग्री में बदलना, ऐसी वाली वस्तुओं में बदलना जिनको हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। तो ये होता है पुनःचक्रण। ठीक है बेटा। आगे है, पुनःचक्रण से नए संसाधनों के उपभोग की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी बहुत प्रभावी है। तो पुनःचक्रण जैसे कि हमने बताया
इसमें जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो बेकार की चीज़ें हैं उनसे हम नई चीज़ें बना लेते हैं। तो और ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है पर्यावरण को? जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल है बेटा, जो प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक की थैली होती है, ये ऐसी वस्तुएं होती है जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं हो सकती, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अगर इन वस्तुओं को हम दोबारा से प्रयोग में ले आते हैं, इनसे हम दोबारा से कोई ऐसी सामग्री बना लेते हैं जो हमारे प्रयोग में आने वाली है, तो ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा ना। इसलिए जैसे कि देखते हैं, प्लास्टिक की बोतल का पुनर्चक्रण आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकता है। ठीक है बेटा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, विद्यार्थियों को कहानी, चित्रों, चर्चा और गतिविधियों आदि के माध्यम से 3 Rs रिसाइकिल पुनर्चक्रण के विषय में जागरूक कीजिए। यहाँ पे आपने देखा बेटा 3 Rs, 3 R। तो 3 R जो है यहाँ पे हम लिख लेते 1 R, 2, 3। इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं अभी हम देखते हैं। इनसे बनता है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। ठीक है बेटा। तो 3R का मतलब होता है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है पुनः दोबारा से उस चीज़ को प्रयोग में लाना, दोबारा से उसको प्रयोग में लाना। रिड्यूस, उसका उपयोग कम करना। ठीक है। और रिसाइकिल, पुनः चक्रण, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। रीयूज़ होता है, मान लो जैसे कि कोई भी चीज़, मान लो जैसे पानी की बोतल है बेटा, हम कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हमने पानी की बोतल ख़रीदी, पानी पी लिया, पानी पीकर वो पानी की बोतल में पानी ख़त्म हो गया, उसको फेंकने की बजाय उसको हम अपने घर में ला सकते हैं और उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसमें पानी भर के रख दिया, या मम्मी ने उसको साफ़ करके उसमें तेल डाल लिया, या कोई भी और कार्य, उसको काट के उसमें पौधा लगा लिया, तो वो क्या हो गया, उस चीज़ का रीयूज़ हो गया, दोबारा से उसको हमने प्रयोग में ले आए। रिड्यूस, रिड्यूस होता है मतलब कि उसका उपयोग कम करो। जैसे प्लास्टिक की थैली होती है, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, और प्लास्टिक की चीज़ें होती है, हमें उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है बेटा। जैसे आप दुकान से सब्ज़ी लेने जाते हो तो दुकानदार आपको थैलियों में सामान डाल के देता है, लेकिन आप क्या करो, आप घर से एक झोला ले जाओ, मतलब जो जूट का बैग होता है वो लेके जाओ, उसमें सब्ज़ी डाल के ले आओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीथीन का यूज़ कम हो गया। रिसाइकिल, रिसाइकिल मैंने आप लोगों को बताया ही है। पुनः चक्रण यानी कि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे काम में नहीं आने वाले, उनको हम नए पदार्थों में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 गतिविधियाँ हैं। पहली गतिविधि है, अपने क्षेत्र के स्क्रैप डीलर, कबाड़ी जो होता है, के साथ बातचीत करें और पता करें कि वे आपसे खरीद कर पुराने अखबारों और बेकार कागजों का पुनर्चक्रण कैसे करते हैं। एक ध्वनि संदेश के माध्यम से अपने शिक्षक के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करें। तो आपको अपने आसपास वाले कबाड़ी से बात करनी और पता करना है कि वो जो पुरानी रद्दी लेके जाता है उसका पुनर्चक्रण कैसे करता है, उसका रिसाइकिल कैसे करता है। प्रश्न 2, प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप आदि जैसे किसी एक अपशिष्ट पदार्थ से पक्षियों को भोजन देने का बर्तन बनाएं। जैसे कि बेटा आप इस चित्र में देख सकते हो, इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 चित्र है। जो नारियल का गोला है उसको तोड़कर पेड़ पे लटका दिया और उसमें पक्षियों के लिए खाना डाल दिया है। अगले वाले में भी क्या है, एक पानी की बोतल लगा लिया, टीन का डब्बा, उसमें भी पक्षी के लिए खाना डाल दिया है। आप लोग स्वयं भी ऐसा कर सकते हो। चलिए प्रश्न 3, सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखने के लिए अपने परिवार के अलावा 2 लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे बाद में गीले कचरे का जैविक खाद में पुनर्चक्रण किया जा सके। तो बेटा यहाँ पे 2 टाइप के कूड़ेदान होते हैं। एक हरा कूड़ेदान होता है और एक नीला कूड़ेदान होता है। आप सार्वजनिक स्थानों पर भी देखोगे तो आपको ये 2 तरह के कूड़ेदान मिलेंगे। हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डाला जाता है। ठीक है बेटा। गीला कूड़ा यानी कि जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाए, आसानी से नष्ट हो जाए। और नीले कूड़ेदान में जो है बेटा वो सूखा कूड़ा डाला जाता है। कैसा कूड़ा? सूखा। जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई या फिर पॉलीथीन्स हो गई, जो प्राकृतिक रूप से एक टाइप से नष्ट ना हो। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो अपने घरों में 2 टाइप के कूड़ेदान रखें, हरे वाला और नीले वाला। हरे में वो गीला कूड़ा डालेंगे और नीले वाले में वो सूखा कूड़ा डालेंगे। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमने अपनी आज की इस वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। तो आप सभी इसको एक बार दोबारा देखेंगे और स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।